नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर सीवान से, जहां पर बेखौफ शराब माफियाओं ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया है। जीसी नगर के रोजा और गांव में टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिनके ऊपर हमला किया गया। इनमें 3 की हालत गंभीर है। तीनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। बताया यह जा रहा है कि माफियाओं ने 3 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया। घटना के बाद कई थाने के पुलिस गांव पहुंची हुई है, जिसके बाद पथराव और फायरिंग की खबर भी है। हालात को काबू में करने के लिए गांव में भारी संख्या में पुलिस की टीम की तैनाती की गई है। एसडीपीओ की घटनास्थल पर मौजूदगी और जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ा हुआ है कि पुलिस टीम पर भी हमला करने से गुरेज नहीं है। गाँव में छापेमारी लिए उतरे ही थे तो गांव के लोग पूरा हथियार डाब डंडा लिए वो पूरा लैस थे। इसी क्रम में छापेमारी दल पर हमला हुआ है। ये कहाँ घटना है? गौर थाना जीबी नगर। कितने लोग घायल हैं? घायल तो भी 3 आदमी, एक मेरा चालक है, सहकर्मी अमित कुमार है, कांस्टेबल हैं, एक हम हैं। अगर कोई पदाधिकारी पर हमला करता है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति का बहुत हाथ है, जिसके चलते इस तरह की घटना घटती है। बाकी मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर जो भी व्यक्ति इसमें काम किए हैं और जिला प्रशासन, जिला के एसपी और आबकारी विभाग के सुप्रिटेंडेंट से, कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति होगा, उस पर अविलंब कार्रवाई किया जाए। तो देखिए, सिवान में शराब माफिया कितने बेखौफ हैं, इन 2 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 दिनों में लगातार 2 हमले किए जाते हैं। पहली तस्वीर 20 सितंबर की है, जब छितौली में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं 21 सितंबर 2020 यानी कि आज भी उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। तो 2 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। और न्यूज 18 के सवाल, जिसमें रोक के बाद भी आखिर शराब की बिक्री और तस्करी कैसे जारी है? शराब माफियाओं में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण किसका प्राप्त है? और सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सिवान से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, ये सीधे तौर पर माना जाए कि इन माफियाओं की सांठगांठ विभाग के अंदर भी है और इन्हें हर कार्रवाई की जानकारी पहले से मालूम होती है? जी विभा, आपने सही कहा। जिस तरह से सीवान में 2 दिन में लगातार दूसरी बार पुलिस टीम पर हमला किया जाता है। कल जब जीबी नगर थाना कल जो गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के पुलिस जब शराब माफिया की सूचना पर गांव में गई थी, तो वहां ग्रामीण और जो शराब माफिया है, जो सामाजिक तत्व के लोग है, वो हमला कर दिए थे। और आज जब उत्पाद विभाग की टीम की जीबी नगर थाना क्षेत्र के रौजा गांव में सूचना मिली थी कि वहां पे शराब माफिया शराब बना रहे हैं, तो जब पुलिस गई तो उन्हें बंधक बना लिया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ पथराव किया गया, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं 3 की जो हालत है गंभीर चोट आई है, किसी का हाथ में चोट आई तो किसी सर पे चोट आई, जबकि तीनों का इलाज सीवान सदर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से सीवान में शराब माफिया बेखौफ होकर पुलिस को अपने निशाना बना रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो पुलिस का उनके अंदर डर है, जो खौफ है, वो खत्म होते दिख रहा है। मृत्युंजय, तो क्या फिलहाल ये कार्रवाई इस वक्त रोक दी गई है या फिर ज्यादा संख्या में पुलिस बल की तैनाती और उसके बाद ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी? जी देखिए, हमारे सिवान एसपी अभिनव कुमार से बात हुआ है। वो तुरंत एसडीपीओ के नेतृत्व में कई थाने के पुलिस जीबी नगर में रौजा गौर में कैंप कर रही है और लगातार जो शराब माफिया है उनको चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर शराब कहाँ बनाई जा रही थी, शराब कहाँ रखा जा रहा था। तो पूरी तरह से वो गाँव में सर्च ऑपरेशन जारी है कि जो अब जो सूचना मिल रही है, एक राइफल एक पिस्टल भी किसी जो पुलिसकर्मी उनको छीनने की बात सामने आ रही है, पुलिस अधिकारी स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहे हैं। कल की जिस घटना छितौली का जहां तक जिक्र मैं करना चाहूं, तो इस छितौली की घटना में तस्वीरों में कई लोग, ग्रामीण, महिलाएं, बच्चे सभी नजर आ रहे हैं जो पुलिस टीम को दौड़ा रहे थे। तो क्या उस बाबत कोई कार्रवाई हुई? ये देखिए, पूरा मामला ये जो कल की है वो गोरियाकोटी थाना क्षेत्र की है। जब पुलिस गोरियाकोटी पुलिस जब गांव में गई थी, शराब की सूचना में गई थी, तो जो असामाजिक तत्व थे, जो वहाँ ग्रामीण थे, जो शराब माफिया के लोग थे, वो पुलिस पर टूट पड़े। यहाँ नौबत ये आ गई, किसी तरह से जो गोरियाकोटी पुलिस थी उन्होंने अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जो हमें सूचना मिल रही है, सबको चिन्हित किया जा रहा है और बहुत जल्द FIR लॉन्च करके सबको गिरफ्तार करने की। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। औरंगाबाद के NTPC खैरा थाना क्षेत्र के महुआडी गांव में पुलिस ने शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है।
शराब को बोरी में छिपाकर रखा गया था। हालांकि छापेमारी के दौरान महिला तस्कर का बेटा मौके से फरार हो गया है। के साथ एक बोरे में दारू पकड़ाया हुआ था और इनका बेटा भी था, तो वो बेटा भागने में सफल रहा और ये इनको पकड़ लिया। आज दोपहर 1:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। कृषि बिल पर विरोध के बीच सरकार रबी सीजन के फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़ा फैसला ले सकती है। जो बड़ी खबर इस वक्त है, सूत्रों के हवाले से यह खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो 1:30 बजे के आसपास होने वाली है। रबी सीजन की फसलों को लेकर के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़ा फैसला हो सकता है। गेहूं की एमएसपी में 85 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी संभव है। वहीं गेहूं की एमएसपी 2019 और 20 में 1840 रुपए क्विंटल थी। अब इसे बढ़ाकर 1925 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की गई है। जौ की एमएसपी 1525 रुपए क्विंटल करने की बात सामने आ रही है। और ऐसे ही तमाम दूसरे जो रबी फसल है, जिनमें चना भी शामिल है, एमएसपी 4875। वहीं दालों की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी संभव है, तो 7.3% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है दालों की एमएसपी पर। वहीं सीएसीपी ने बढ़ोतरी की सिफारिश की है। विरोधी आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जेल में मौज है, वो जो चाहे करते हैं। यहां तक कि चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं तक से बातचीत करते हैं। अब तक एनडीए के कई नेता जेल से लालू प्रसाद यादव के फोन करने की बात को कई बार कह चुके हैं, लेकिन इस बार एक आरजेडी नेता ने ही इसका खुलासा किया है। आरजेडी नेता कमलेश शर्मा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव रोज उन्हें फोन करते हैं और तमाम अपडेट्स ली जाती है। हमारे लालू जी का पर डे एक बार मेरे पास फोन आता है। जब कल मैं यहाँ से लौट रहा था, गया पहुंचने के पहले ठीक फोन आया उनका हमारे पर, और एक एक कार्यक्रम का फोटो रोज मांगते हैं हमसे। कल भी उनको मैं सारा कार्यक्रम का फोटो भेजा हूं, आज भी भेजूंगा। तो जेल से फोन करने के खुलासे के बाद सत्ता पक्ष जहां हमलावर है, वहीं विपक्ष डिफेंसिव मोड में आ गया है। झारखंड के मंत्री रहेंगे कोविड वार्ड में, अगर कोविड का संक्रमण होगा, वहां के जस्टिस हाईकोर्ट के रहेंगे वहां, और ये रहेंगे कहां? डायरेक्टर के बंगले में। और डायरेक्टर कहां रहेगा? 4 रूम के बंगले में। ये क्या हो रहा है? और ये डील है, मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, ये पॉलिटिकल डील हो रहा है। कितना सीट के लिए सारा कवायद हो रही है। जिस बात को हम लोग कहते रहे हैं कि लालू राज जी हमेशा जंगल राज के लिए जानते हैं, अराजकता के लिए जाने जाते हैं, आज उसका परिचय उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही दिए। और हमारे नेता जब विषय उठाते थे तो तेजस्वी यादव सबूत मांगते थे, तो आज उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके पार्टी के सदस्यों ने ही उनके माथे पे सबूत चिपका दिया है। अब तेजस्वी यादव को जवाब देना है कि वो अराजकता के रूप में जाने जाएंगे कि कोई कड़े कानून का फैसला लेंगे। तेज प्रताप जी ने ज्वाइन करवाया, जो लोग आना चाहते हैं उनको हम ज्वाइन करवा रहे हैं। इसका मतलब पार्टी ने उनको कोई दायित्व तो नहीं दिया है, कोई अधिकृत व्यक्ति तो नहीं है हमारे पार्टी के। अब कोई सड़क चलता हुआ व्यक्ति पार्टी में शामिल हुआ है, संगठन में, वो क्या है? पार्टी के अपने जोश में, उत्साह में, कुछ ज़्यादा दिखावे में लोग बोल देते हैं। लोग अति उत्साह में पता नहीं क्या क्या बोल पाएंगे। जब हमारे दल के विधायक जा रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। अब तो सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, जिनके नेतृत्व में आगामी सरकार बननी तय है, तो इन परिस्थितियों में कई तरह के स्वांग रच कर करके विपक्ष पर हमला करने का प्रयास भी करते हैं। कुछ लोग साजिश के भी शिकार हो जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज हो गई है। महागठबंधन वोट बिखराव रोकने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को भी अपने में समेटने की कोशिश कर रहा है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद एकजुटता का मतलब समझ में आ चुका है। वहीं बीजेपी कह रही है कि अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए पार्टियां महागठबंधन का ही गठन हुआ है। इस चुनाव में चूंकि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक कर पीता है, लोकसभा चुनाव के परिणाम से हम लोगों ने सबक लिए हैं। जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी, और सभी हमारे सहयोगी दल जो भी हैं महागठबंधन में, सबका
सम्मान और सबके स्वाभिमान की रक्षा भी हम करेंगे। आज भी हम सजग और बहुत सबल हैं एनडीए को हराने के लिए। बावजूद हमारे पास अगर साथी का आता है, कोई साथी जुड़ता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में सीटों के लिए किसी प्रकार का कोई विवाद होगा। जब सभी साथी एक साथ बैठते हैं तो हाँ, डिमांड सब अधिक से अधिक सीटों पे करता है। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना था कि महागठबंधन में अगर कोई 20 पीना होगा तो पी लेंगे। मतलब ये हुआ कि सीट कोई मायने नहीं रखता है। और बिहार में जब महागठबंधन बना है तो उसमें बहुत सारे घटक दल हैं और उसमें शीर्ष के नेता हैं। सब लोग मिल के बैठकर जल्दी से तय कर लें। ये तो दुर्भाग्य है कि तमाम विचारधारा को ताक पर रखकर ये अवसरवादिता के लिए ये सब जुटे हैं, अपनी दुकान मकान खड़ा कर रहे हैं। और ये लोग किसके पीछे खड़े होंगे? ये तेजस्वी यादव के पीछे खड़े होंगे, जो तेजस्वी यादव अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी ही पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों को पोस्टर से हटा चुके हैं। और लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार मिथिला वासियों की हवाई उड़ान का सपना पूरा होने जा रहा है। 8 नवंबर से दरभंगा से हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने अपनी वेबसाइट से दरभंगा के लिए टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के लिए स्पाइसजेट ने बुकिंग की शुरुआत की है। टिकट बुकिंग शुरू होने से मिथिलांचल में खुशी का माहौल है। तो दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। जिला के केंद्र दरभंगा से हवाई सेवा, हवाई चप्पल पहन के 8 करोड़ मिथिला वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एवं उड्डयन मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी एवं बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का समस्त मिथिला वासियों के तरफ से बहुत बहुत आभार। पीएम मोदी आज बिहार को कई बड़ी योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पिछले 12 दिनों के अंदर पीएम का ये 5वां कार्यक्रम है, जिसमें 14,000 करोड़ से अधिक की योजना शामिल है। पीएम ने सौगातों की शुरुआत 10 सितंबर को की थी, जब उन्होंने 294 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। पीएम ने सौगात की दूसरी किश्त 13 सितंबर को दी, जब उन्होंने 901 करोड़ की योजना की शुरुआत की। तीसरी योजना की शुरुआत 15 सितंबर को हुई, जब 545 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई। वहीं चौथी सौगात 18 सितंबर को दी गई, जब उन्होंने 516 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। तो देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। थोड़ी ही देर में योजनाओं का शिलान्यास होगा और सीधी तस्वीर आपके सामने। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नई 4 लेन पुल निर्माण परियोजना। भागलपुर में गंगा नदी पर वर्तमान विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक नई 4 लेन पुल निर्माण परियोजना। मिथिलांचल एवं अंग क्षेत्र के बीच सीधा एवं सुगम संपर्क के लिए कोसी नदी के भुलौत घाट पर 4 लेन पुल निर्माण परियोजना। पटना एवं काशी के मध्य सुगम एवं न्यूनतम दूरी की 4 लेन आरा से मोहनिया सड़क परियोजना। पटना एवं रांची के बीच वर्तमान मार्ग को सुगम एवं तेज बनाने के लिए 4 लेन बख्तियारपुर से रजौली सड़क निर्माण परियोजना। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य का उत्तर बिहार एवं पूर्वोत्तर भारत से सीधे संपर्क के लिए 4 लेन नरेनपुर से पूर्णिया सड़क निर्माण परियोजना। तो योजनाओं की 5वीं किस्त जो सौगात के तौर पर मिलने वाली है, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी और बहुत कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजनाओं की सौगात बिहार को देते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी आज सड़क और पुल से जुड़ी 9 योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और इस योजनाओं की कुल लागत जो है वो 14,287.85 करोड़ रुपए है। इनमें पटना के गांधी सेतु के समानांतर और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाला 4 लेन पुल शामिल है।
पीएम बख्तियारपुर, रजौली और आरा मोहनिया सड़क के 4 लेन में विकसित करने की योजना की भी आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे। तो सड़क और पुलों के अलावा पीएम आज गांव के हर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से भी जोड़ने के लिए घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत करने वाले हैं। बिहार के 45,945 गांवों को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। फारबिसगंज के हरिपुर गांव से इसकी शुरुआत होगी। घर घर ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ने से गांव के लोग इंटरनेट सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर पाएंगे और इसके तहत उन्हें काफी अधिक स्पीड में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। गांव के घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होने से गांव में भी ई कॉमर्स सहित कामों को शुरू करना आसान हो जाएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में खेत की रखवाली कर रहे वृद्ध किसान की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। किसान के सिर पर लोहे के रड से मारकर और पेट में चाकू गोदकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि रखवाली के दौरान टॉर्च जलाने से गांव के ही कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी और इस मामले में केसरिया थाने की लापरवाही भी सामने आ रही है। खेत के किनारे जवाहर शाह का शव मिलने से कई घंटे बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। आक्रोशित ग्रामीणों ने वैशाली बेतिया स्टेट हाईवे को जाम किया घंटों और इसके बाद जाकर आगजनी की जाती है और तब जाकर एफआईआर दर्ज हुआ। परिजनों की माने तो जवाहर शाह फसल की रखवाली करने के लिए खेत के किनारे ही प्लास्टिक तानकर रात में सो रहे थे और इसी दौरान कभी कभी टॉर्च जलाकर खेतों की देखभाल की जा रही थी। परिजनों का यह आरोप है कि इसी को लेकर गांव के ही शंभूराय सहनी ने जवाहर शाह को जान से मारने की धमकी दी थी और रात को उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों की शिकायत पर गांव के ही 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। देवी कैसे घटना हुआ है? आयलक तो कहलक से वो जानी जाट के वो टोकले लाइट बारले ओकरा के थूर के अथी पर बोरा में कस के पी देम तो हम कहली तो जो ना बोरा में तू कस के तोहर पामर हो तब ये से वो दिन अथी सूख के आके सवेरे खानी 6 बजे खानी आके क्या आया था? सुब्रनारायण सहनी। हाँ। तब बोलू बूढ़वा के मार लात के हचरी बहा देम ओकरा धर्म सा के वो जंग दखल नहीं खे से वो लंग जाके मरई बहा के बाटे घोड़ा लेके काहे रही हमनी के जनी जाले तो टॉर्च बारा ले। पूर्वी चंपारण के चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ की चरस को जब्त किया है। जिस कार से चरस की बरामदगी हुई उस पर महाराष्ट्र का नंबर है और इस मामले में कार पर सवार 4 लोगों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि कार से महाराष्ट्र के उस्मान सफी और विजय वंशी को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पर यह संभव हो पाया, जिसमें बड़ी मात्रा में चरस की जब्ती की गई है। इंटरसेप्ट किया गया, उसके बाद उसमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी में एक लाल बैग में 52 पैकेट में नशीला पदार्थ चरस जैसा बरामद हुआ है। इसका कुल वजन 26 किलो और 434 ग्राम है। उस्मान सफ़ी और विजयवंशी प्रसाद दोनों ही कुलार महाराष्ट्र राज्य के हैं और ये इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मुजफ्फरपुर से ये चरस खरीद कर और महाराष्ट्र जा रहे थे। रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है और कल पीएचईडी मंत्री के साथ दूसरे दौर की वार्ता के बाद भी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। कल की वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार जरूर कर रही है, साथ ही उनके मामलों को अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों के मामले पर विचार करने के लिए बनी कमेटी में भेजने की मंजूरी भी दी गई है। अनुबंध और मानदेय बढ़ाने की बात सरकार मान रही है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी सेवा स्थायी करने की मांग पर अड़े हुए हैं और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।